नमस्कार सभी को सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट की इस महत्वपूर्ण चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपका जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का सिलेबस है, इसमें हम पहला जो पॉइंट है यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो जो सब्जेक्ट में अगर देखें तो जो पहला सब्जेक्ट है सिलेबस में यूनिट वाइज दिया गया है वह है हिस्ट्री। और हिस्ट्री को हम बहुत विधिवत रूप से हम आपके सामने उसको देख रहे हैं। तो जैसा कि जो पिछली हमारी क्लास हुई थी उसमें मौर्य वंश को हमने स्टार्ट किया था। तो मौर्य वंश में मैंने वहाँ पे मौर्यों से संबंधित जो उनके बारे में जानकारी देने वाले ग्रंथ हैं उसको मैंने देखा था। आज चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बहुत कुछ देखेंगे जिसमें कुछ इतने महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि आपको ध्यान रखना है कि वहां से प्रश्न आपको 100% मिलेंगे। जो पिछली क्लास हुई है वहां से भी क्वेश्चन बिल्कुल आने के चांस हैं, क्योंकि वहां से वो ऐसा पॉइंट है कि वहां से 100% क्वेश्चन आता है और हर एग्जाम में आता है, क्योंकि वहां पे जो मौर्यों से संबंधित जानकारी देने वाले स्रोत हैं वो ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे आपका मुद्रा राक्षस हो, चाहे राज तरंगड़ी हो, चाहे आपका बौद्ध ग्रंथ के जो महान अच्छे अच्छे ग्रंथ हुए दीपवंश, महावंश, महाबोधि वंश, कल्पसूत्र और जैन धर्म में आपको देखें तो बहुत सारे परिशिष्ट वर्मन वगैरह, ये सभी ग्रंथों की चर्चा हमारी पिछली क्लास में हुई है। सबके लेखक बहुत महत्वपूर्ण हैं, साथ साथ में उसमें जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम देखेंगे तो मौर्य वंश की जो आपके चर्चा है, मौर्य साम्राज्य बोलिए, मौर्य वंश बोलिए, तो ये मौर्य डायनेस्टी जो आपकी है इसको मैंने बताया था कि ये ऐतिहासिक रूप में देखें तो इतिहास की दृष्टि से ऐसे पहले वंश हैं जो आपका ऐतिहासिक ग्रंथों में देखा जाता है। चाहे वह राजनीति के ऊपर लिखी गई जो भारत की पहली पुस्तक है अर्थशास्त्र, चाहे वह इतिहास की दृष्टि से अगर देखें तो राज तरंगड़ी जो कल्हड़ के द्वारा रचित है, वह ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो इतिहास की प्रथम पुस्तक मानी जाती है, ग्रंथ माना जाता है। तो इस तरीके से देखें तो ये मौर्यों का जो इतिहास है वह बहुत ही आपका ऐतिहासिक दृष्टि से बिल्कुल एकदम इसके साक्ष्य मौजूद हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वंश हो जाता है। तो प्रथम ऐसे ऐतिहासिक वंश हैं, आपको ध्यान रखना है। तो अब हम आज की चर्चा में बिल्कुल आगे बढ़ते हुए विलंब नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे तो इसमें आपको ध्यान रखना है जो सिलेबस है उसमें सिर्फ अशोक को दिया गया है, तो सिर्फ अशोक की चर्चा हम करेंगे। लेकिन अशोक से पूर्व कुछ बातें हैं चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित, उसको भी हम जरूर देखेंगे। तो फिलहाल आज की चर्चा को स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाइयों बहनों से मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा आग्रह है कि आप लोग क्लास को एंड तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि इस क्लास में क्या अलग है क्या नया। तो क्लास को अंत तक देखिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ में सेशन पसंद आए तो लाइक करने के साथ अपने दोस्तों से पार्टियों के साथ इसको शेयर भी जरूर करना। तो चलिए अब हम करते हैं स्टार्ट। तो हम सबसे पहले कुछ जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखेंगे पॉइंट। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है लेकिन हम देखेंगे क्योंकि ये संस्थापक हैं। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण जुड़े पॉइंट हैं जो हो सकता है एग्जाम में पूछ ले जाए, क्योंकि आपको ध्यान रखना है, मैंने बता दिया था कि जो नंद वंश का शासक था अंतिम घनानंद, उसको पराजित किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, और जिसमें आपका सहायता इनकी किसने दी थी तो आपको ध्यान रखना है चाणक्य ने दी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इनका जो शासनकाल देखने को मिलता है वह है 322 से आपका 298 बीसी या ईसा पूर्व किसका शासनकाल है? चंद्रगुप्त मौर्य का है। 322 ईसा पूर्व से लेके 298 ईसा पूर्व तक का जो शासनकाल है वह चंद्रगुप्त मौर्य का है। और इसमें मैंने बताया था कि इसमें इनको शासक बनाने में किसकी भूमिका थी? चाणक्य की थी। तो चाणक्य की सहायता से इन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक जिनका नाम मिलता है घनानंद, तो घनानंद को हराया और मौर्य वंश की स्थापना की। हराया और मौर्य वंश की स्थापना की। जब ये शासक बनते हैं तो आपको ध्यान रखना है चाणक्य को ये प्रधानमंत्री बनाते हैं।
चाणक्य को प्रधानमंत्री बनाया। मंत्री बनाया है। चाणक्य का जो ग्रंथ है अर्थशास्त्र, आपको ध्यान रखना है चाणक्य का मूल नाम विष्णुगुप्त था। साथ साथ में अगर बात करें तो इनका नाम मिलता है द्विजर्षभ। साथ साथ में अगर बात करें तो अजय नाम मिलता है। और चाणक्य, क्यों इनका नाम चाणक्य है, तो ये चड़क ब्राह्मण जाति में उत्पन्न हुए इसलिए चाणक्य इनका नाम मिलता है। साथ साथ में अगर बात करें तो कौटिल्य नाम मिलता है। कौटिल्य क्यों नाम है इनका, कूटनीति में बहुत ज्यादा निपुण थे इसलिए इनको कौटिल्य नाम दिया गया। तो इस प्रकार बहुत सारे इनके नाम हैं। तो आपको ध्यान रखना है कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो कि राजनीति पर प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है चाणक्य को प्रधानमंत्री बनाया गया है। अब बात करें तो इसमें सबसे पहले बात आपको ध्यान रखनी है कि मौर्य कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो इनकी प्रारंभिक जो जीवन है इनका, उनके जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। कोई ऐसा साक्ष्य ऐतिहासिक रूप से नहीं है जिनके बारे में इनकी जानकारी मिले। तो आपको ध्यान रखना है तो इतिहास अगर बात करें तो इनके प्रारंभिक जानकारी के स्रोत कौन से हैं, तो चंद्रगुप्त के प्रारंभिक जानकारी के स्रोत, चंद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन के बारे में, प्रारंभिक जीवन के बारे में आपको ध्यान रखना है, बारे में कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है, साक्ष्य नहीं है। लेकिन अगर बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है कुछ अनुश्रुतियां हैं, अनुश्रुतियों के अनुसार बताया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है अनुश्रुतियों के अनुसार अगर बात करें तो मौर्य कौन थे या चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें अगर हम बात करें तो अनुश्रुतियों के अनुसार ये जो थे कौन, चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्टार लगा दे रहा हूं। तो अनुश्रुतियों के अनुसार जो है बात करें तो चंद्रगुप्त या मौर्य लिख देते हैं, मौर्य। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये मौर्य जनपद, ठीक है, मौर्य जनपद आपको ध्यान रखना है। मौर्य जनपद का निवासी होने के कारण, मौर्य जनपद का निवासी होने के कारण मौर्य कहलाए। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य कहलाए। ये सब अनुश्रुतियां हैं। अनुश्रुतियां मतलब कहानियों के तौर पर ये इस्तेमाल की जाती हैं कि मौर्य जनपद के निवासी होने के कारण ये मौर्य कहलाए। और दूसरा अगर देखें तो एक अनुश्रुतियां और मिलती हैं जिसमें आपको कहा जाता है कि जो घनानंद हैं जिनको इन्होंने पराजित किया, तो घनानंद के दरबार में एक मुर्रा भैंस सुने होंगे, लेकिन यहाँ मुर्रा, एक दरबार में मुर्रा नामक दासी से ये उत्पन्न हुए थे, ठीक है। मुर्रा नामक दासी से उत्पन्न होने के कारण क्या, मौर्य कहलाए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है, तो ये दो अनुश्रुतियां मिलती हैं। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य क्यों थे, तो आपको ध्यान रखना है इसमें दो अनुश्रुतियां हैं, जिसमें एक अनुश्रुति है कि मौर्य जनपद के निवासी थे इसलिए मौर्य कहलाए। दूसरी अनुश्रुति है कि घनानंद के दरबार में एक दासी थी जिसका नाम मुर्रा था, तो मुर्रा से ही ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो उत्पन्न हुए थे इसलिए ये मौर्य कहलाए। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम बस चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित जो बातें थी हम इतना ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके आगे अब हम सीधे सिलेबस पे अपने चलेंगे। तो सिलेबस हमारा क्या है, सिलेबस में आपको ध्यान रखना है हमें अशोक का काल पढ़ना है और अशोक से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ये 100% आप श्योर रहिए, क्योंकि जो सिलेबस में दिया होता है वह वहीं से क्वेश्चन पूछता है यूपी ट्रिपल एससी आयोग।
सिलेबस के बाहर कहीं भी इधर उधर जो है नहीं जाता है। तो इसको याद रखिएगा। ये यूपी ट्रिपल एससी आयोग का जो क्वालिटी है वो यही है कि जो सिलेबस में देगा उसी को आप पढ़िए और बहुत डिटेल में पढ़िए, क्योंकि प्रश्न आपके जो है बहुत कठिन आ रहे हैं अब, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, इधर उधर नहीं भागना है। अब ये नहीं कि हम मौर्य वंश दिया है, अशोक दिया है, तो हम मौर्य वंश को पूरा मौर्य वंश पढ़ डालें, जिसमें आपको सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, फिर अशोक, ये सब पढ़ते जाएं। तो सब नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस में दिया है उसको पढ़ना है बस, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे जो अपना सिलेबस का पॉइंट है अशोक। तो अशोक का काल देखेंगे और अशोक के काल में जितनी बातें हो सकती हैं सभी की चर्चा करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। आपका जो एक पेट एग्जाम हुआ उसमें अगर बात करें तो उसमें क्वेश्चन आया था, अशोक ने जो 5 प्रांत बनाए थे उसमें पूछा गया था कि निम्न में से कौन से प्रांत उसमें शामिल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्रांत, उनका प्रशासन, साथ साथ में अगर बात करें तो अशोक के जितने भी अभिलेख हैं, चाहे वो स्तंभ लेख हो, चाहे शिलालेख हो, चाहे आपका स्तूप हो, इस सब की चर्चा हम करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। अशोक का प्रशासन भी देखेंगे, अशोक की धम्म नीति भी देखेंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो अशोक का हम देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अशोक, अब अशोक की बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर बात करें तो इनका समय काल क्या होता है, तो समय काल में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले लेंगे 273 से आपका कितना 232 ईसा पूर्व, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो है आपको ध्यान रखना है 269 से 232 बीसी या ईसा पूर्व, ठीक है। ये दो हैं, ठीक है। अब ये दो क्यों हैं, अलग अलग क्यों हैं, आपको ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे देखें तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे 41 वर्ष हो जाता है, कितना 41 वर्ष। लेकिन यहाँ बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कितना, आपका जो है 37 वर्ष। क्यों अंतर है, इसको मैंने पिछली क्लास में भी थोड़ा सा इंट्रो दिया था। यहाँ पे अंतर कितने का है, 4 वर्ष का, ठीक है। इसको याद रखिए। अब ये अंतर इसलिए है क्योंकि जो पहली बार अशोक ने अपना राज्याभिषेक किया वह बहुत ही नॉर्मल तरीके से, कोई उसमें, क्योंकि उत्तराधिकार संघर्ष हुआ और उत्तराधिकार संघर्ष में ये पूरी तरीके से अपना राज्याभिषेक नहीं कर पाए थे। उसके बाद 4 वर्षों तक इसमें जो है उत्तराधिकार संघर्ष चलता रहा, जिसमें अपने कई सारे भाइयों की इसने हत्या की। तो उत्तराधिकार संघर्ष के बाद में 4 वर्ष के बाद 269 ईसा पूर्व में ये अपना राज्याभिषेक बहुत ही विधिवत रूप से करते हैं, इसलिए अंतर है। तो समय काल आपको ध्यान रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम बार अशोक ने अपना राज्याभिषेक कब किया और दूसरी बार विधिवत रूप से अपना राज्याभिषेक कब किया। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ है सर, जितने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट नहीं चलेंगे क्योंकि ये जो एग्जाम है इसमें आपका कॉन्सेप्ट कम, आपका जो है फैक्ट बेस ज्यादा है, तो इसको याद रखिएगा। तो अशोक को आपको ये ध्यान रखना है। 4 वर्ष बाद, यहीं पे लिख दे रहा हूं, 4 वर्ष के संघर्ष के बाद में विधिवत राज्याभिषेक, 4 वर्ष के उत्तराधिकार संघर्ष के बाद विधिवत राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक कब हुआ है, 269 में। और ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रथम बार राज्याभिषेक। लेकिन ये बहुत कोई खास नहीं था, नॉर्मल तरीके से यहाँ पे किया गया। लेकिन 4 वर्ष बाद जब उत्तराधिकार संघर्ष समाप्त हो गया तो इन्होंने अपना विधिवत राज्याभिषेक किया है, इसको याद रखिएगा 269 ईसा पूर्व में। अब हम सीधे यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगर बात करें तो इनके पिता की बात करें, समय काल था ये, समय काल हेडिंग में आप ध्यान रखिएगा, समय काल। दूसरा बात करें, अगर इनके बात करें तो पिता का नाम, तो पिता का नाम कौन,
तो ये है बिंदुसार। बिंदुसार। माता का नाम, माता का नाम। देखिए माता के नाम में, क्योंकि मैंने बताया कि कई सारे ग्रंथ मौर्यकालीन जीवन के बारे में या मौर्य इतिहास के बारे में बताते हैं, तो जैसे जैसे ग्रंथ है, जैसे बौद्ध ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है और अन्य लेखकों के जो ग्रंथ हैं, तो सब ग्रंथों में अलग अलग नाम मिलते हैं, इसलिए इनके कई नाम आपको ध्यान रखने हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे सुभद्रांगी नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? सुभद्रांगी मिलता है। जनपद कल्याणी मिलता है। जनपद कल्याणी मिलता है। ठीक है, जनपद कल्याणी, सुभद्रांगी, ये दो नाम बहुत विशेष रूप से आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद बात करें तो वन देवी मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन देवी मिलता है और एक नाम मिलता है धम्मा। क्या नाम मिलता है? धम्मा। तो इस प्रकार ये चार नाम आपको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अलग अलग नाम है। माता का नाम पूछ लिया जाए तो आपको बताना है सुभद्रांगी, धम्मा, वन देवी, जनपद कल्याणी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें अगर हम अब आगे बढ़ें तो आपको ध्यान रखना है कि पूछ लिया जाए कि अशोक जो है जब शासक बना, उससे पहले अशोक क्या था, तो आपको ध्यान रखना है शासक बनने से पूर्व ये जो है उज्जैन का प्रांतपाल था। क्या था? शासक बनने से पूर्व उज्जैन का प्रांतपाल, राज्यपाल समझ सकते हैं, प्रांतपाल था। प्रांतपाल ही नहीं था, इसने शासक बनने से ही पूर्व खस और नेपाल की विजय भी कर ली थी। आपको ध्यान रखना है, शासक बनने से पूर्व इसने कहा, ध्यान रखिएगा, नेपाल तथा खस की विजय कर ली। खस, ये दोनों जो क्षेत्र हैं वो नेपाल की तराई में है। ध्यान रखिएगा, नेपाल की तराई, इसको याद रखिएगा। तो नेपाल तथा खस की विजय की। अब इसके बाद में अगर बात करें तो ये तो शासक बनने से पूर्व की बातें हैं। अब इसमें इनको ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति की भविष्यवाणी पे कहा जाता है कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि अशोक आगे चल के क्या बनेंगे? शासक बनेंगे। और उस व्यक्ति का नाम आपको ध्यान रखना है, उनका नाम है आजीवक संप्रदाय के जो थे, आजीवक संप्रदाय जानते हैं, आजीवक संप्रदाय के मुनि, पिंगल वत्स जीव ने भविष्यवाणी की थी, क्या भविष्यवाणी की कि अशोक जो है शासक बनेंगे, अशोक शासक बनेंगे। तो इनका नाम भी याद रखना है, अशोक शासक बनेंगे। आजीवक संप्रदाय के जैन मुनि थे, आजीवक संप्रदाय के मुनि थे, जैन मुनि नहीं, आजीवक एक संप्रदाय है। और आजीवकों के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये आपका जो है अभी आरओ में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आजीवक संप्रदाय के लोग प्रायः वनों में रहते थे। अब यहाँ पे बहुत सारे अध्यापक, बहुत ही विद्वान अध्यापक हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, बहुत सारे विद्वान अध्यापक हैं जो बता रहे हैं। तो उसमें पहला कथन था कि आजीवक संप्रदाय के लोग प्रायः जो है किस में रहते थे? वनों में रहते हैं। दूसरा कथन था कि आजीवक संप्रदाय के लोग को जो है मौर्य काल में शायद ऐसा ही था, मौर्य काल में ज्यादा विस्तार मिला। तो ये दो कथन थे। तो उसमें विद्वान लोग बताते हैं कि जो पहला कथन है वह गलत है। आजीवक संप्रदाय लोग जो है वह वनों में नहीं बल्कि गुफाओं में रहते थे। ठीक है, वनों में नहीं गुफाओं में रहते थे। अब आप बताइए, क्या गुफा किसी नगर में बनाई गई थी या गुफा जो
बनी थी वो कहाँ पे बनी थी, वो विशेषता आपका जो है वनों में ही बनी थी। अशोक ने गुफाओं का निर्माण कराया, 3 गुफाओं का निर्माण कराया। उसके बाद में उनके पौत्र हुए दशरथ, उन्होंने भी गुफाओं का निर्माण कराया। और ये सारी गुफाएं कहाँ बनी हैं, ये सब वनों में बनी है। तो वो इनडायरेक्ट बात थी। अब लेकिन विद्वान लोग हैं, उनकी बातों को कौन समझाए। तो उसमें आयोग ने आंसर दोनों दोनों कथन सत्य हैं, बिल्कुल सत्य हैं। क्योंकि आजीविक संप्रदाय के लोग गुफाओं में रहते थे, ये तो बात सही है, लेकिन वो गुफाएं थी कहाँ। अब आपसे कहा जाए कि आप या जो है पृथ्वी पर रहते हैं, ठीक है, पृथ्वी पर रहते हैं। अब आप फिर पृथ्वी ना देके आपको कहा जाए कि आप जो है एक ग्रह पर रहते हैं, तो पृथ्वी ग्रह नहीं है क्या? ग्रह है, बिल्कुल ग्रह है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना, वही बातें होगी। तो जब गुफा वन में ही है तो वन लिख देना कोई खराबी थोड़ी है। तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खैर वहाँ लॉजिकल साथ साथ में आपका जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चन थे, बाकी सभी नहीं। तो इसको याद रखिएगा। तो आजीवक संप्रदाय से संबंधित आपको ध्यान रखना है बातें। तो आजीवक संप्रदाय के मुनि थे पिंगलवत्स जीव। इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि अशोक जो है वह आगे चल के शासक बनेंगे। तो इतनी बातें। आप आगे बढ़ें तो आपको ध्यान रखना है, अशोक का पहला राज्याभिषेक मैंने बता दिया, प्रथम बार राज्याभिषेक 273 ईसा पूर्व में होता है और उसके बाद 269 में विधिवत होता है। लेकिन 273 ईसा पूर्व में अशोक ने अपना राज्याभिषेक किया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि इस 273 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक करने के बाद में सिंगली अनुश्रुतियां, जिसमें आपका जो दीप वंश है और महावंश है, ये बौद्ध ग्रंथ है और मैंने बताया था कि ये सिंगली अनुश्रुतियां कहलाती हैं। तो सिंगली अनुश्रुतियों में कहा गया है कि लगभग 4 वर्षों का जो है उत्तराधिकार संघर्ष चलता है अशोक का अपने भाइयों, और कुछ सगे भाई हैं, कुछ आपका जो है चचेरे वगैरह हैं, तो अपने भाइयों के साथ संघर्ष चलता है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि अशोक ने 4 वर्ष के संघर्ष में, आपको ध्यान रखना है, अशोक, ये भी अनुश्रुतियां हैं, आपको ध्यान रखना है, कोई यहाँ पे साक्ष्य नहीं है। अशोक ने अपने 4 वर्ष के उत्तराधिकार संघर्ष में अपने सगे भाई, एक सगे भाई, अपने सगे भाई तिस, क्या नाम मिलता है, तिस, ध्यान रखिएगा, तिस को छोड़कर लगभग 99 भाइयों की हत्या की। 99 भाइयों की हत्या की, ठीक है, इसको याद रखिएगा कि लगभग 99 भाइयों की हत्या इसने की थी उत्तराधिकार संघर्ष में। आपको ध्यान रखना है, अशोक की बात करें तो यह जो अगर चेहरे से देखें तो यह क्रूर व्यक्ति था, यानी इसका रूप जो है वह बिगड़ा हुआ था, अच्छा नहीं था। तो अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ लोग जो मजाक बनाते थे, इसका मजाक बनाते थे, तो उनको ये जो है सजाए मौत दे देता है था। आपको ध्यान रखना है, इसमें कहा जाता है कि प्रारंभिक समय में ये अशोक जो है कुरूप था और मजाक उड़ाने के कारण इसमें रनिवास में जो रानियों का निवास था, रनिवास में लगभग 500 रानियों को इसने मौत के घाट उतार दिया था। तो 99 भाइयों की हत्या, साथ साथ में 500 रानियों की हत्या, ये सारे जो फैक्ट हैं आपको ध्यान रखने हैं। अगर बात करें तो ह्वेनसांग और फाहियान के अनुसार कहा जाता है कि ये अशोक जो प्रारंभिक समय में अपने क्षेत्र के या अपने साम्राज्य के लोगों को बहुत सारी यातनाएं भी देता था। तो इसको याद रखिएगा, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। तो इसने, फाहियान और ह्वेनसांग कहता है कि इसने जो अशोक है, अशोक ने अपने समय में क्या किया कि जो है साम्राज्य को नर्क बना दिया था। क्या साम्राज्य को नर्क बना दिया था और लोगों को बहुत सारी यातनाएं देता था। यानी लोगों के द्वारा कोई भी अगर गलती की गई है या कुछ ऐसा किया गया है जो अशोक के अनुरूप नहीं होता था, तो उनको भयंकर यातनाएं देता था। तो ये सब प्रारंभिक समय की बातें हैं। बाद में अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है। अब हम चले आगे, अगर देखें तो अपना विधिवत राज्याभिषेक ये करता है, कब करता है, अपना 269 में। और विधिवत राज्याभिषेक के बाद में यह आपको ध्यान रखना है, कलिंग युद्ध लड़ा गया 261
ईसा पूर्व में। तो विधिवत राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 269 में विधिवत राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद में 261 में आपका कलिंग युद्ध लड़ा गया। तो कितना वर्ष हुआ, तो ये विधिवत राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध लड़ा गया और कलिंग युद्ध में भयंकर जन नरसंहार हुआ। तो ये सब बातें हैं, पूर्व की जितनी बातें, भाइयों की हत्या हो, चाहे रानियों की हत्या हो, चाहे साम्राज्य के अंदर जो भी निवासी थे, नागरिक थे, उनकी हत्या हो, फिर उसके बाद में कलिंग युद्ध जो लड़ा गया उसमें तमाम लोगों का जो नरसंहार हुआ उसमें, अगर तो इन समस्त बातों को लेके आपको ध्यान रखना है अशोक को क्या कहा जाता है। तो अशोक को प्रारंभ समय में इन सभी कारणों से क्या कहा जाता है, चंडा अशोक कहा जाता है। क्या नाम ध्यान रखना है, चंडा अशोक कहा जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट है, सब फैक्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछ लिया गया अगर चंडा अशोक देके कि चंडा अशोक को क्यों कहा जाता है, तो उसमें कथन में बोला जा सकता है क्योंकि बाद में कलिंग युद्ध के बाद इसका पूरी तरीके से आपका जो है चरित्र में परिवर्तन आ जाता है, व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है और ये जो है हिंसक रूप अपना जो था उसको त्याग कर ये आपका रण नीति की अपेक्षा आपका जो है धम्म नीति अपना लेता है। तो प्रारंभ में इसका नाम चंडा अशोक मिलता है क्योंकि आपको मैंने बता दिया इसका कारण क्या है। उसके बाद में बात करें तो अशोक जो है कई रानियां थी इसके, अब बताएंगे, सारी रानियों का नाम भी इंपॉर्टेंट है। तो अशोक ने कई सारे विवाह किए, विवाह की बहुत सारी रानियां थी, यानी या जो था, या आपको ध्यान रखना है ये बहुत कामी प्रवृत्ति का इंसान था अशोक, तो इसलिए इसका जो नाम मिलता है वो आपका ध्यान रखिएगा कामा अशोक भी मिलता है। तो चंडा अशोक के बाद कामा अशोक भी याद रखना है क्योंकि बहुत सारी रानियां थी, बहुत सारी संतानें थी, इसको याद रखिएगा। तो इसका नाम कामा अशोक भी मिलता है, चंडा अशोक भी मिलता है, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें तो अशोक ने किस धर्म को फॉलो किया, तो ध्यान रखिएगा बाद में अशोक बौद्ध धर्म अपना लेता है, परंतु वो प्रारंभिक समय में किसका अनुयायी था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको मैं दोनों बातें यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर बात करें तो प्रारंभिक समय में अशोक क्या था, शैव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म का अनुयायी था। बाद में इसने बौद्ध धर्म अपनाया, बाद में बौद्ध धर्म अपनाया तो, लेकिन ध्यान रखिएगा इसने किसी भी अपने नागरिक में, अपने साम्राज्य के अंदर किसी पे भी जो है बाध्यता नहीं रखी या किसी पे जबरदस्ती बौद्ध धर्म को थोपा नहीं, इसको याद रखिएगा। तो बाद में बौद्ध धर्म अपनाता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है कि प्रारंभिक समय में अशोक जो था वह शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में वो बौद्ध धर्म अपना लेता है। और याद रखिएगा बौद्ध धर्म इसने अपनाया तो था, लेकिन बौद्ध धर्म के लिए इसने कार्य भी बहुत सारे किए, लेकिन इसने अपने साम्राज्य में अपनी जनता पर किसी भी पर भी इसने क्या किया, बौद्ध धर्म को कभी भी थोपा नहीं, यानी जबरदस्ती इसको लागू नहीं किया। तो इस बात को याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ें तो इसमें आपको अब सीधे चलेंगे, कलिंग युद्ध देखेंगे। कलिंग युद्ध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ध्यान रखना है, कलिंग युद्ध आपने पढ़ा होगा, ईयर याद किए होंगे, लेकिन ईयर ही नहीं याद करना है, कुछ बातें हैं जिसको हम देखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कलिंग युद्ध कब लड़ा गया, तो मैंने बताया विधिवत राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। कब, विधिवत राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। तो विधिवत राज्याभिषेक कब हुआ, 269 में, तो 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व। ये भी पूछा गया है कि अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्ष पर जो है कलिंग युद्ध लड़ा गया था, तो इसको याद रखिएगा। तो इसको 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में। अब इसका अगर बात करें तो उल्लेख कहाँ मिलता है, इसका उल्लेख अगर बात करें तो कलिंग युद्ध का उल्लेख जो है
कलिंग युद्ध का उल्लेख स्वयं 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 अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में किया है। किसमें लिख किया है? 13वें शिलालेख। शिलालेख भी पढ़ेंगे तो बताएंगे वहां पे। तो आपको ध्यान रखना है, ये भी सारे क्वेश्चन है। पूछा गया है कि कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है, तो आपको ध्यान रखना है 13वें नंबर का जो शिलालेख है उसमें उल्लेख इसका मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है उल्लेख स्वयं जो है अशोक ने किया है कलिंग युद्ध का। अब आप ध्यान रखिएगा, अब इसमें हम कुछ और बातें लिखें तो युद्ध हुआ क्यों और युद्ध का परिणाम क्या हुआ, युद्ध होने का कारण क्या है और युद्ध का जो परिणाम है वह क्या है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कलिंग युद्ध देख रहे हैं हम, कलिंग युद्ध होने के कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण जो आपको ध्यान रखना है वह है कलिंग की स्वतंत्रता। युद्ध का कारण, युद्ध का कारण, तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहला है कलिंग स्वतंत्र था। कलिंग की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता इसको याद रखिएगा। कलिंग की स्वतंत्रता, कलिंग स्वतंत्र था यानी अशोक का इतना बड़ा साम्राज्य, यानी अशोक के साम्राज्य या अशोक के नाक के नीचे कलिंग स्वतंत्र बैठा हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कलिंग की स्वतंत्रता ही इसका युद्ध का कारण बनी, क्योंकि बहुत बड़ा साम्राज्य था और साम्राज्य में अकेले कलिंग क्या था जो है वो स्वतंत्र था, इसलिए कलिंग का युद्ध हुआ। पहला कारण ये है। दूसरा कारण है कलिंग में, आपको ध्यान रखना है आर्थिक कारण में अगर देखें तो कलिंग में हाथी दांत का व्यापार पहला है। दूसरा है कलिंग में हाथी दांत का व्यापार होता था, व्यापार। तो कलिंग में हाथी दांत का व्यापार भी बहुत मजबूत था, इसलिए ये दूसरा कारण आप मान सकते हैं। कलिंग में हाथी दांत का व्यापार तथा कपड़ा व्यापार भी था, तथा कपड़ा व्यापार। और बात करें जब कलिंग देखिएगा तो कलिंग आपका जो भारत के पूर्वी तट पे है, और बात करें तो यहाँ पे पूर्वी तट पे तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में यहाँ से व्यापार होता था। एशियाई देशों में व्यापार होता था। तो जो कलिंग पर नियंत्रण करेगा वो एशियाई देशों में क्या करेगा, व्यापार होता था, तो वो एशियाई देशों में व्यापार अपना मजबूत करेगा। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में व्यापार होता था, यहीं से होता था। ठीक है, तो ये भी कारण थे। अब एक कारण और मिलता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, कौन सा, चौथे में देख लेते हैं। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख बहुत बार पढ़े होंगे। गुम्फा अभिलेख, अभिलेख इसमें क्या उल्लेख मिलता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। इसमें मिलता है कि जो ये आपका कलिंग के राजा थे, कलिंग के शासक थे नंदराज, जिनका नाम मिलता है। ठीक है, कलिंग के शासक, कलिंग के शासक नंदराज ने, नंदराज ने अशोक के पिता, अशोक के पिता बिंदुसार, बिंदुसार का अपमान किया था। ठीक है, का अपमान किया था, जिसका बदला लेने के लिए जो है अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ये याद रखना है। कलिंग के ये युद्ध के कारण भी मैंने बता दिए हैं। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का जो व्यापार था वह सीधे नियंत्रण में आ गया कलिंग विजय के बाद। अगर बात करें तो कलिंग युद्ध में भयानक जनसंहार है या नरसंहार हुआ, उसके बाद कहा जाता है अशोक के हृदय में परिवर्तन आ गया। तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद, आपको ध्यान रखना है, अशोक ने, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद
युद्ध के बाद क्या रणघोष के स्थान पर धम्मघोष की घोषणा की। धम्मघोष की घोषणा की यानी धम्मघोष की नीति का पालन किया। इसको याद रखिएगा। तो कलिंग युद्ध से जुड़े इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अभी इसमें आपको ध्यान रखना है, कलिंग युद्ध के बाद में अशोक जो है वह आपका दो साम्राज्य को दो केंद्र बनाता है, साम्राज्य का दो केंद्र बनाता है, जिसमें आपको ध्यान रखना है एक उत्तरी केंद्र होता है और दो दक्षिणी केंद्र होता है। तो युद्ध के बाद में अगर बात करें तो यहाँ पे अशोक ने प्रशासनिक केंद्र बनाया, प्रशासनिक केंद्र जो है दो भागों में अगर बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है एक उत्तरी केंद्र होता है, उत्तरी केंद्र, और दूसरा जो था दक्षिणी केंद्र। उत्तरी केंद्र को बात करें तो धौली बोलते हैं और तोसली भी बोलते हैं, तोसली। और जो ये दक्षिणी केंद्र की बात करें तो ये जोगढ़ बोलते हैं, जोगढ़। इसकी राजधानी थी सम्मापा और धौली की तोसली। तो ये कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने अपने प्रशासनिक केंद्रों को दो भागों में विभाजित किया। जो पहला केंद्र है वह उत्तरी केंद्र, जिसको धौली, जिसका तोसली राजधानी है। दूसरा केंद्र है आपका जो है वह जोगढ़ है, जो सम्मपा राजधानी। इसको याद रखिएगा। अब कलिंग की राजधानी जो है तोसली को बनाया गया और प्रशासन का जो जिम्मा था वह किसको दे दिया गया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कलिंग की राजधानी तोसली बन जाती है, ये कलिंग की राजधानी बन जाती है और प्रशासन का जिम्मा राजकुमार को दिया जाता है। इसको याद रखिएगा, कलिंग की राजधानी बनाई किसको, तोसली को। इसको याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो ये जो है कलिंग युद्ध हो गया। अब आगे हम देखते हैं तो इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं और अशोक का जो एक काल है ये बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। परंतु अगर हम बात करें तो कलिंग युद्ध तक की चर्चा हम आज देखेंगे। अब आगे जो है इसमें बहुत सारे पॉइंट बचे हैं। ये जो मौर्य वंश का संबंधित जो क्लास है ये थोड़ा लंबा चलेगी, अभी एक दो क्लास में ये कंप्लीट होगा, क्योंकि अब अशोक का जो है धम्म नीति परिवर्तन हो जाता है, धम्म का पालन करते हैं। तो उसमें धम्म के पालन के लिए बाद में तमाम शिलालेख और स्तंभ लेखों का निर्माण कराते हैं, साथ साथ में जो स्तूप हैं उनका भी निर्माण करवाते हैं, गुफाओं का निर्माण करवाते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ में अगर बात करें तो मौर्य काल में प्रशासन कैसा था, अशोक का प्रशासन कैसा था, उसको भी देखेंगे। तो एक दो तीन क्लासेस में ये होंगी। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट को मेरा प्रयास है जो भी पढ़ाया जाए बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाए, ताकि क्वेश्चन आपका जो भी आए उसको आप टैकल कर पाएँ। जो पिछला पेट हुआ उसमें आप क्वेश्चन का लेवल देख लीजिएगा, आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको एक क्लास में एक टॉपिक कंप्लीट करके नहीं जाना है। ध्यान रखिएगा, अपने साथ खिलवाड़ मत करिए। तो जो अध्यापक यूट्यूब का फ्री की मुफ्त की शिक्षा में यही समस्या है, मुफ्त हो या पेड हो, पेड लेने के बाद भी लोग बेवकूफ़ बनाते हैं और मुफ्त वाले में तो बनाते ही हैं। क्योंकि क्या होता है, कुछ लोग तो जो है ईमानदार व्यक्ति होते हैं, लेकिन बहुत लोग मूर्ख बनाते हैं कि क्योंकि जो उनको प्रचार करना है उसमें वो बहुत अच्छा अच्छा बताएंगे। फिर भी मैं बता रहा हूँ यूट्यूब पे कोई भी डिटेल में पढ़ा नहीं रहा है आपका। जो ये मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए जो उपयुक्त क्लास होनी चाहिए जीएस की, उस दृष्टि से नहीं चल रही। एक एक यूनिट को एक एक टॉपिक में जो दिया गया है सिलेबस में, उसको एक ही क्लास में 40-50 मिनट में कंप्लीट कर दिया जाता है, तो वो संभव नहीं है। आप पढ़िए, जो अच्छे से पढ़िए। 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से आने हैं, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। पिछला पेट आप जो हुआ उसके क्वेश्चन आप जरूर देख लेना, आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। फिलहाल आज की हम चर्चा को अब यही करेंगे समाप्त, और हम देखेंगे अब नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को यह क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और आप सबका समर्थन बहुत ही आवश्यक है। आपका समर्थन मिलता रहे, क्योंकि आपको ध्यान रखना है अगर समर्थन नहीं हुआ तो हमारे अंदर ऊर्जा का अभाव हो जाता है। समर्थन बहुत आवश्यक है। तो आप लोग
सेशन पूरा देखा करिए। साथ में जब देखने के बाद में आपका जैसा भी फीडबैक हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, जैसा भी फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों सहपाठियों को बताइए कि यहाँ पे हिस्ट्री की जो क्लास है यूपी ट्रिपल एस सी पेट की बहुत ही अच्छे से चल रही है, उसको जरूर देखें। फिलहाल आज की चर्चा अभी होगी समाप्त। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी भाइयों बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।